IBN 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं और आज मुद्दा में IBN 7 की खास मुहिम आंखें खोल, भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आपने देखा आजकल हम लगातार दिखा रहे हैं 5 दिन की सीबीआई की हिरासत में, सीबीआई की कस्टडी में है ए राजा, जिन्होंने देश को चूना लगाया, हमारे खजाने को नुकसान हुआ 1,76,000 करोड़ रुपए का। अब सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल ये, आप, हम, आम आदमी, वो हल्ला बोल रहा है, मीडिया हल्ला बोल रहा है, लेकिन क्या सरकार, क्या हमारे कर्ता धर्ता भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोलने को तैयार हैं? या फिर असल में जो ये बातें हो रही हैं, ये रस्म अदायगी है, ये नौटंकी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? या ये सवाल भी अहम है, लाजमी है इस वक्त उठाना कि क्या ये एक ईमानदार कोशिश की शुरुआत है सरकार की तरफ से? ये एक घोटाले की बात नहीं, घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं इस देश में। यही है आज का मुद्दा और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और लगातार अदालतों के ये चक्कर काट रहे हैं। ये कह रहे हैं जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ हैं चंदन मित्रा साहब, पत्रकार भी हैं, इनके अखबार ने भी मुहिम चलाई और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ हैं डीपी त्रिपाठी साहब, महासचिव हैं एनसीपी के, और उनके बाईं ओर हैं अरिंदम चौधरी, जाने पहचाने चेहरे हैं, IIPM चलाते हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, फिल्में वगैरह बनाते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं ये। और हमारे साथ हैं संजय निरुपम भी, कांग्रेस के युवा नेता हैं। मैं इन्हें वरिष्ठ नहीं कहूंगा, युवा नेता कहूंगा, तेज तर्रार नेता हैं। और संजय निरुपम साहब, पहला सवाल आपसे ही, अब 5 दिन की सीबीआई हिरासत में हैं ए राजा, जो मंत्री थे, जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया। ये जो कार्रवाई है, इज इट टू लिटिल टू लेट? नहीं, ये जो टू लिटिल और टू लेट वाली बात है, ये तो बीजेपी की प्रतिक्रिया, और अगर उसी प्रतिक्रिया को मीडिया रिपीट करने जा रहा है तो समझा जा सकता है कि बीजेपी और मीडिया के बीच क्या रिश्ता चल रहा है। एक दूसरी बात, सीबीआई को पूरी तरह से आजादी है पूरे मामले की छानबीन करने के लिए, और पूरे मामले की छानबीन सीबीआई कर रही है, और छानबीन के बाद एफआईआर होता है, और एफआईआर के बाद इनकी गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी अब कितने दिन के लिए, उसके आगे कोर्ट क्या कहती है, ये हमारे ऊपर नहीं, आपके ऊपर नहीं है, ये कोर्ट का फैसला होगा। बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं। मैं छोटा सा एक सवाल बीच में डालना चाहूंगा संजय निरुपम साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं, चलो आप हम पे लानत मत दीजिए, दुनिया जानती है, देश जानता है, बहुत समझदार हो गए हैं लोग, मीडिया किसके साथ होता है किसके साथ नहीं। मुझे यह बताइए कि जुलाई 2009 में एफआईआर दर्ज की सीबीआई ने, 1.5 साल तक वो क्या सो रहे थे? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप इसमें कार्रवाई कीजिए विदाउट फियर, विदाउट फेवर? यह मीडिया की मनगढ़ंत बातें नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि 2009 और 2008 में मत जाइए आप आज देखिए आज क्या हो रहा है। आज जहां पर भी कोई भी केस आता है हम तत्काल एक्शन लेते हैं। क्या बीजेपी एक्शन ले रही है? ये जो टू लिटिल और टू लेट की बात करते हैं, जरा उनसे पूछिए येदियुरप्पा के बारे में आप क्या कर रहे हो? येदियुरप्पा आपके छाती पे चढ़ करके आपको नंगा कर रहा है, तमाम करप्शन कर रहा है, और आप आज तक एक्शन नहीं ले पाए। देखिए, नहीं, सीधा सवाल ये है, ए राजा सीबीआई की कस्टडी में, वो ये कह रहे हैं कि मैंने अकेले कोई काम नहीं किया, सब जानते थे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके सदस्य खुद प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, कि सबको मालूम था कि क्या हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। आपने जो भ्रष्टाचार किया वो एक बहुत बड़ी ईमानदारी की बात हो गई, और दूसरे व्यक्ति ने छोटी मोटी हरकतें की, इमोरल किस्म का एक्ट किया है, उसके ऊपर इतना बड़ा केस बना रहे हैं। नहीं, इनका भी हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, कभी हमने इस चीज को रिजेक्ट नहीं किया। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। 1,92,000 करोड़ की बात, इनसे भी मैं ये सवाल पूछूंगा संजय भाई, इनसे भी सवाल पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आपको क्या लग रहा है, ये कार्रवाई एक ईमानदार कोशिश है जो कार्रवाई की जा रही है ए राजा के खिलाफ, या ये रस्म अदायगी है? ये दिखा रहे हैं कि देखो, अरे भाई इस्तीफा भी ले लिया, अब जेल में भी डाल दिया, और क्या चाहते हो? ये कार्रवाई तो सरकार नहीं कर रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। सीबीआई सीधे सुप्रीम कोर्ट को अब रिपोर्ट कर रही है, और कहा गया, ताकीद की गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था जब मैंने कपिल सिब्बल की जो हस्तक्षेप की बात की, तो उन्होंने कहा कि सीबीआई को हमने साफ निर्देश दिया है, आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ हमारी निर्देश पर चलेंगे। ए राजा ये कह रहे हैं कि सब जानते थे कि क्या हो रहा है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और कौन कौन उसमें बैठते हैं उसका मैंने जिक्र कर दिया। क्या सब जानते थे असल में? देखिए, सब तो जानते थे, तो पहला राजा जाएगा, उसके बाद रानी की बात सोचेंगे जो असली जानती थी।
तो मैं आपके दोस्त की भी बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आपके बहुत प्रिय मित्र हैं, उन्हें इतना क्यों परेशान करते हैं, उन्हें दिक्कत में क्यों डालते हैं? दोस्त के बारे सब जानते हैं किस माहौल में वो प्रधानमंत्री बने, और लगातार पहले दिन से यही कहा जाता था कि वो डब्बू हैं और उनके रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये तो कोई नई बात नहीं है। मैं अभी उसी शब्द पर अटका हुआ हूं त्रिपाठी साहब। आप क्योंकि सरकार के हिस्सा हैं, अहम घटक हैं, आपको लग रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है? आप सुप्रीम कोर्ट में राजा का मामला आया, अशोक चौहान का मामला, तुरंत यूपीए सरकार ने कार्रवाई की, उनको मुख्यमंत्री पद से ही नहीं जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, और भी तरह से एफआईआर भी दाखिल हो गया। आज भी सदस्य हैं सदस्य राजा, अब भी सदस्य होने से क्या हुआ? मैं इसी देश में आप असलियत को असलियत की तरह देखिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में बंगारू लक्ष्मण जो पार्टी के अध्यक्ष है, जिनको पूरे देश ने टेलीविजन पर रुपया लेते हुए देखा, उनको कोई सजा हुई? कभी जेल गए? उनकी पत्नी को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। ये तो ऐसा ही हुआ कि राजा को इस्तीफा दिला के उनकी पत्नी को दूरसंचार मंत्रालय दे दीजिए। तो इस तरह की जो नीति है, जिसका जो अनुसरण करने वाली पार्टियां हैं जी, उनको कम से कम ये अधिकार नहीं है कि वो भ्रष्टाचार पर इस तरह की बात करे। पहले इस हमाम में सभी नंगे हैं क्या असल में? और सब कहने लगते हैं भैया सब नंगे हैं। सभी नहीं है। आप अच्युतानंदन को ये नहीं कह सकते। आप इसी देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, कोई नहीं कह सकता कोई बेईमान आदमी है, इसी देश में है। इंडिविजुअली बेईमान नहीं होना, लेकिन एक सरकार चलाना जिसमें सारे के सारे बेईमान बैठे हुए हैं, उसका मतलब वो खुद भी बेईमान हो गए। जो आदमी ऊपर बैठा हुआ है और उसके नीचे हर आदमी चोरी कर रहा है और वो आंख बंद करके रहे, तो वो किस तरह का प्राइम मिनिस्टर हुआ? तो ये तो बात ही नहीं है कि ऊपर वाला आदमी क्लीन है, उसने पर्सनल वेल्थ नहीं बनाया होगा, लेकिन उसके आसपास सबको वेल्थ बनाने में उन्होंने ब्लाइंड सपोर्ट किया हुआ है। ये एक करप्शन का राज चल रहा है। और मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, कोर्ट में जाते हैं, लेकिन जब तक कोर्ट फंक्शनल ना हो, जब तक कोर्ट कैन बी केप्ट डिसफंक्शनल, जहां पे कोर्ट में जाना इज अ क्राइम, आप कोर्ट में जाए तो वहां पे 15-20 साल के लिए फंस गए। जब तक जो करप्ट आदमी है उसको कुछ नहीं। सुखराम जी के घर के पूजा कमरे से 4 करोड़ रुपए मिला, उसके बाद 3 बार वो लोकसभा इलेक्शन जीते। क्या होगा? आज राजा को अरेस्ट कर लिया, उनको बता दिया कि भाई हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं, घबराओ मत, सुखराम जी को देखो, यू हैव गॉट लॉट टू बी मोटिवेटेड। पर यहां पर क्या एक सपोर्ट भी मिलता है? अब ए राजा की ही बात हो, हालांकि आप विपक्ष की ओर से हैं, चंदन पर मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कपिल सिब्बल सीधे सीधे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर सवाल उठा देते हैं, उसकी बखिया उधेड़ देते हैं, उसे खारिज कर देते हैं और कहते हैं राजा ने गलत क्या किया? राजा ने कुछ गलत नहीं किया। शुरू में ही आपने सही सवाल पूछा कि 2009 में सीबीआई ने केस दर्ज किया और कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। 2 बार डीओटी के ऑफिस में ऐसे ही छापा मारा, देख दाख के इधर कहां क्या है, कुर्सी मेज वगैरह कहां है, ये सब देख दाख के चले आए, कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, प्रधानमंत्री दफ्तर से चिट्ठी जाती है ए राजा को कि आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। ए राजा उसके जवाब में उसको एकदम खिल्लियां उड़ा देते हैं और धज्जियां उड़ा देते हैं, बोले आपको इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं। आपने भरोसा दिया था मुझे, बाकायदा मुझे लाइन याद है कि आपने भरोसा दिया था। प्रधानमंत्री खुद राज्यसभा में खड़े 45 मिनट के अपने भाषण में, टेलीकॉम पर जब डिबेट चल रहा था, मैं भी सदन में मौजूद था, प्रधानमंत्री ने राजा को पूरी तरह डिफेंड किया और बोला राजा ने कोई गलत काम नहीं किया। इसीलिए कपिल सिब्बल को यह हिम्मत होती है उसके बाद कि आके वो कहते हैं सीएजी क्या है? सीएजी के सारे जो आंकड़े हैं सब गलत है, 0 लॉस टू द एक्सचेकर, 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ। ये भारत सरकार के इतने बड़े मंत्री, इतने अनुभवी वकील, वो खड़े होकर पब्लिक में ये बात कहते हैं। तो सरकार की नीयत और मंशा इसी से जाहिर है, ये कभी इसको आखिर तक ले जाना नहीं चाहेंगे। किसी तरह ये दिखावा करके, जो आपने बताया, दिखावा करके ये समझते हैं कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है, कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। संजय रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये बहुत जल्दी होगा कहना कि सीएजी की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया वो एक बहुत बड़ा, पर आप ही के केंद्रीय मंत्री, अनुभवी वकील, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, कपिल सिब्बल खारिज कर देते हैं और कहते हैं राजा ने कोई गलती नहीं की। अगर राजा ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, तो क्यों है वो सीखचों के पीछे, क्यों है वो सीबीआई की कस्टडी में? राजा, मैं जो देखता हूं, उसने एक फेवरेटिज्म किया है। राजा ने कुछ कंपनियों को फेवर किया, जिसकी वजह से उसको जो भी फायदा हुआ, जो भी आज वो सजा भोग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सचेकर को नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन जब नियम कानून की आप बात करेंगे तो उस पर सही मायने में कोई उल्लंघन नहीं है। जो उल्लंघन किया है तो गलत बताया जा रहा है राजा को। अब ये महाजन ने किया, राजा ने किया, अरुण शौरी ने किया, सारे लोगों ने किया, वही राजा ने किया है। दैट्स ऑल। जी चंदन,
देखिए, मैं संजय जी अच्छी तरह जानते हैं, जानबूझ के बात छुपा रहे हैं। राजा ने कोई गलत नहीं किया। राजा ने 5 दिन पहले टेंडर का जो डेट था तो उसको 5 दिन आपने आगे नहीं कर दिया। ये कहां कोई नियम कानून? 1 घंटे का वक्त दिया फिर कि अब सारे दस्तावेज लाकर भर दो। ये नियम कानून है। ये आज तक कभी हुआ है कि टेंडर आके आखिरी डेट अगर 30 महीने के 30 तारीख को है, आपने अचानक उसको 25 कर दिया और उसके बाद 1 घंटे का टाइम दिया और बोले सारे दस्तावेज ले आओ। कुछ कंपनियां पहले से चेक लेके तैयार जैसे अनाउंसमेंट हुआ वो 1 दिन पहले का ड्राफ्ट बना के वो जमा कर देते हैं। ये नियम कानून है। और यहां पर संजय, मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। 290 करोड़ का तो अब खुलासा हो गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साफ कह दिया है, दक्षिण भारत के एक प्रमुख मीडिया समूह, उनके टीवी चैनल के खातों में वो 290 करोड़ रुपए चले गए हैं और वो डीएमके के बड़े कर्ता धर्ता चलाते हैं उस चैनल को। सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं, अब उस बात का भी खुलासा हो गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि राजा पाक साहब थे। अभी जो चंदन कह रहे हैं वो ही प्रक्रिया से संबंधित चीजें हैं जिसका उन्होंने उल्लंघन किया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, और उसके बाद इसकी छानबीन होनी है। लेकिन अगर 290 करोड़ रुपए मिल रहा है 1,72,000 करोड़ के आरोप के बाद, तो ये तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी वाली बात हो गई साहब। नहीं, भ्रष्टाचार है। लेकिन सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है, जितना बड़ा शोर बता दीजिए कि सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है, सुब्रमण्यम स्वामी विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसमें उन्होंने कम से कम 22,000 करोड़ का उल्लेख किया है। चलिए 1,76,000 नहीं, लेकिन मुझे अच्छा मान लिया चंदन, आपकी बात सही है, मान लिया सीबीआई ने बोला 22,000 करोड़, तो भी कम से कम 1,72,000 करोड़ तो नहीं। आप जो पूरे देश में डंका पीट रहे हैं, मीडिया से लेकर के ऑपोजिशन तक, इस देश के एक्सचेकर का 1,72,000 करोड़ का नुकसान हो गया। अगर सीबीआई के इस फिगर पे आप विश्वास कर लेंगे 22,000 करोड़ है, तो सबसे पहले आप इस देश से माफी मांगिए, आप इस देश की जनता से माफी मांगिए कि हमने झूठ बोला था सीएजी की रिपोर्ट में गलत। तो आप सीएजी से माफी मांगिए, क्यों नहीं कहते? मैं वही तो कह रहा हूं कि आप बोलिए, रिपोर्ट गलत है। बोलिए उस गलत रिपोर्ट को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। पहले जहां तक सीबीआई की जो अनुमान है वो सिर्फ 2 कंपनीज की संबंधित है। बिल्कुल, स्वान और यूनिटेक। हाँ, बस। दूसरा है कि सारे जो कंपनीज जो थे, 9 कंपनीज जिनको लाइसेंसेस मिली थी, उसमें से स्वान और यूनिटेक और टाटा ने डोकोमो को बेचा जी, और इन्होंने यूनिटेक ने टेलीनॉर को बेचा और स्वान ने एतिसलात को बेचा। बिल्कुल, और पैसा कमाया अच्छा खासा। कितना गुना? 8 गुना जी। तो कुल मिली रेवेन्यू इस लाइसेंस की लो प्राइसिंग से 12,000 करोड़ सरकार को। तो इन लोगों ने बेचकर उसको 8 गुना में बेचा था। तो ये 12,000 करोड़ को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं बन जाती है 96,000 करोड़। चलिए, उसके बाद सीडीएमए और वाईफाई घपला हुआ है, देश को नुकसान हुआ है, बचाने की कोशिश लगातार जारी है। राजनीतिक पहलू इसका अहम है, बीजेपी का पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद एक और सवाल जो मैं उठाना चाहूंगा। राजा की हम बात कर रहे हैं, हम अशोक चव्हाण की बात करते हैं, हम सुरेश कलमाडी की बात करते हैं। इन दोनों महानुभावों का भी वैसे कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन वो कंपनियां क्या जो आपने जिक्र किया, चाहे स्वान है, चाहे यूनिटेक है, चाहे टाटा है, चाहे भारतीय एयरटेल है, जो ये कंपनियां इस पूरे खेल में शामिल थी, क्या इन पर भी मुकम्मल जांच नहीं बैठनी चाहिए? क्या इनको भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि सिर्फ घूस लेना ही अपराध नहीं है, घूस देना भी उतना ही बड़ा अपराध है। कंपनियों पर हाथ क्यों नहीं लगाते? ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं मुद्दा में IBN 7 की खास मुहिम भ्रष्टाचार को लेकर। आंखें खोल, भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल। नेताओं के जो काले कारनामे हैं वो उजागर हो रहे हैं, लेकिन यहां पर अरिंदम, ये बात अजीब नहीं लगती कि नेताओं पर गाज गिर रही है, और गिरनी भी चाहिए, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां 1,76,000 करोड़ ये कहां लिया दिया जा रहा है? बड़ी कंपनियों, बड़े उद्योगपति, उनके नाम कभी क्यों नहीं आते? उनके यहां छापे क्यों नहीं पड़ रहे? उनके पास सीबीआई क्यों नहीं जाती? उनके पास ईडी वाले क्यों नहीं जाते? ये बात अजीब लगती है आपको? एकदम अजीब लगती है। दुनिया भर में जब मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं, आजकल हम फोर्ब्स का जब सर्वे देखते हैं तो बिलियनर्स लिस्ट में सबसे ज्यादा अब इंडियंस हैं, तो बोलते हैं बिलियनर्स टॉप 100 लिस्ट में तो इंडियंस भरे हुए हैं। लेकिन जब टॉप 100 ब्रांड्स का लिस्ट देखते हैं तब एक इंडियन ब्रांड नहीं दिखता। भाई ये कमाल का बात है, आपका देश बड़ा ही क्लासी देश है, हम लोग थक गए हैं ब्रांड्स बना बना के,
और उसके बाद रिसर्च करके मार्केटिंग करके बिलियनर्स बनते हैं। आपके देश के लोग बिना ब्रांड्स बेचे दुनिया भर में बिलियनर कैसे बन जाते हैं? और यही सबसे बड़ा राज है हमारे इंडिया के जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जहां पे हम पॉलिटिशियंस बड़े ही हो रहे हैं आज बिजनेसमैन के साथ हाथ मिला मिला के। देश का हर चीज हम उनको सस्ते में दे रहे हैं और वो लोग फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, इंस्टेंट मल्टीप्लिकेशन कर करके सब बिलियनर्स बन जा रहे हैं, लेकिन देश में ब्रांड नहीं है। डॉक्टर स्वामी, सीधा अगर हम स्वान की बात करें या यूनिटेक की बात करें, जिसपे सीबीआई ने बिल्कुल साफ खुलासा कर दिया है, क्यों ना कार्रवाई हो, तत्काल वो कार्रवाई शुरू क्यों नहीं होती? 2 साल पहले जब ये लाइसेंस की बात चल रही थी, तब होम मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाली। उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी और संबंध में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सवाल पर, कि एटी सलाट को कतई अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा था, उस समय चिदम्बरम थे फाइनेंस मिनिस्टर जी, क्योंकि ये आईएसआई कंट्रोल्ड कंपनी है। और उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि यूनिटेक, जिसने टेलीनॉर को बेच दिया है, वो यूनिटेक जो टेलीनॉर है, उसकी सारी इक्विपमेंट चाइना आर्मी से खरीदी जाती है। बिल्कुल। अब ये टेलीकॉम के पास तो भेजा नहीं गया, अब इसी पर का कार्रवाई हो सकती है। अब हमारे देश में पहली बार हम देख रहे हैं कि टावर्स लगाएंगे आईएसआई के लोग और चाइना के लोग। कितने हमारी देश की सुरक्षा। संजय निरुपम साहब, आप भी इन मामलों में दखल रखते हैं, मुझे ये बताइए, सरकार को क्या गुरेज है ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने में? मंत्री पद का भार जो ये टेलीकॉम मिनिस्टर का पोस्ट था, उसको लेते ही उन्होंने तत्काल एक नोटिस भेजी है। तमाम कंपनियों को शो कॉज नोटिस दी गई है। तो लोगों ने बोला कि साहब 2 महीने के क्यों उनको डेडलाइन दी है? 2 महीने इसलिए दिया क्योंकि जो मंत्रालय ने जो एग्रीमेंट उनके साथ किया है, उसमें 2 महीने का शो कॉज नोटिस देने की बात कही है। शो कॉज नोटिस के लिए जो 2 महीने का वक्त है, वो जैसे ही पूरा होगा, उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ऐसा एक कानूनी प्रावधान। क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? क्या एक्शन होना चाहिए? ये बिल्कुल इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। जो स्पेक्ट्रम था वो तमाम कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। ये मेरी स्पष्ट धारणा इस बारे में होनी चाहिए। पूरा कैंसिल करिए। आपने खसोट मचाई है हमारी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया है दीपक त्रिपाठी साहब, तो सारे वापस लो और ओपन ऑक्शन कराओ। क्या ये एक रास्ता है? ये हमारी याचिका है सुप्रीम कोर्ट में। आप जब तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध संसद में सख्त कानून नहीं बनाएंगे जी, और इनको सबको तत्काल सजा देने का प्रावधान नहीं करेंगे, आज की तारीख में देश में ऐसे कानून नहीं है कि उनको तत्काल सजा मिले। दिक्कत कानून की नहीं है, ये सवाल आप संसद में नहीं उठाते हैं। एक कानून है, दिक्कतें हो रही है, एक से एक कानून है। दिक्कत जो है वो एक मिनट पढ़ा है। आप ये देखिए, इस देश में चंदन, देखो आप जानते हैं, हम कोई पार्टीजन तौर पर बहस नहीं कर रहे हैं। कानून की कमी नहीं है। नहीं कानून, अरे कौन सा कानून? वो एंटीसिपेटरी बेल से लेकर ये बेल, कितने भ्रष्टाचार के मुकदमे इस देश में कितने साल से चल रहे हैं। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, सीबीआई कितने अंश, कितने प्रतिशत मामलों में कामयाब हुई है सजा दिलाने में? आप देखें। चलिए इस चर्चा को नहीं है, चर्चा बहुत जरूरी है और बहुत कुछ पूछना है। जब नहीं इस बात पर कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो, जब तक नियत सही नहीं हो, सख्त से सख्त कानून आप बनाइए, कुछ नहीं होगा। और ये 60 साल के कांग्रेस शासन ने ये साबित कर दिया है कि उनकी कभी इच्छा शक्ति नहीं है। मैं आपकी 6 साल में जब आपका शासन था, नहीं एक बात हमको कहने दीजिए, 6 वर्ष में जब आपका शासन था, तो आप कुछ व्यवस्थाएं चंदन मित्रा कर सकते थे जो इस देश में मिसाल पेश कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। यही बात कहना चाह रहा हूं मैं। डॉक्टर स्वामी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ठीकरा फोड़ रहे हैं चंदन मित्रा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर। मैं बीजेपी को भी उतना ही बड़ा भागीदार मानूंगा। ये जो दलदल में देश फंसा हुआ है, आपने क्या किया था? 6 साल तक आपने देश पर राज किया, और आज भी आप क्या कर रहे हैं? पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। आप ही के एक मंत्री, आप ही के एक वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह जुदेव हुआ करते थे, वो अभी आपकी पार्टी में क्यों है? बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपए दराज में डालते हुए दिखाई देते हैं, वो आज भी आपकी पार्टी में मौजूद क्यों है? ब्रेक के बाद। मुद्दा में आज हम आपसे कह रहे हैं, आंखें खोल, भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल। हमने यूपीए सरकार की बात की, कांग्रेस की बात की, हमने कारोबारियों की बात की, लेकिन मुख्य विपक्षी दल जो भ्रष्टाचार पर खासा हल्ला बोल रहा है, चंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की दुहाई देती है। आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा साहब,
उन पर आरोप लगते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ये कहते हैं कि जो कुछ देखिए येदियुरप्पा साहब ने किया वो इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं, इमोरल है, अनैतिक है। मुझे जरा ये समझाइए। तकनीकी दृष्टि से तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही है बिल्कुल सही है, क्योंकि येदियुरप्पा साहब ने सीएम का डिस्क्रिशनरी जो पावर है उसके तहत कुछ लैंड अलॉट किया था अपने परिवार वालों को, अपने बेटों को, हाँ, अपनी बेटी को, जो मैं बिल्कुल मानता हूं कि अनैतिक था, नहीं करना चाहिए था। अनैतिक क्या होता है? मैं ये अनैतिक है नहीं, क्योंकि डिस्क्रिशनरी कोटा है, इलीगल नहीं है आपका नहीं, ये इलीगल जब तक ये आपका डिस्क्रिशनरी कोटा है, वो कोटा होना चाहिए। आपकी चाल चरित्र और चेहरा कहां गया? आप तो अलग थे ना, आप उसी बात का दम भरते थे। आप सुनिए, बात तो सुनिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि डिस्क्रिशनरी कोटा जब तक कानूनन इसकी अनुमति है तब तक ये गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी सारे मुख्यमंत्री दराज में 1 लाख रुपए डाल लेना, सुनिए वो भी अनैतिक था। एक बात तो खत्म करने दीजिए जी। तो मैं यही कह रहा हूं कि कानूनी दृष्टि से कोई ये गैर कानूनी नहीं था, लेकिन मैं मानता हूं कि ये नहीं करते तो बेहतर होता। और अब तो ये स्थिति है कि जिनको ये अलॉटमेंट हुआ था उन सब ने अपनी जमीन वापस कर दी, जबकि धर्म सिंह और बाकी कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे उनके रिश्तेदारों ने कोई जमीन वापस नहीं की। मुझे ये बताइए, चलिए मैं आपकी बात फेस वैल्यू पे ले, चलिए मैं आपकी बात फेस वैल्यू पे ले लेता हूं। चंदन, दराज में 1 लाख रुपए डालते हुए पकड़े जाना ऑन कैमरा, वो भी अनैतिक था? बिल्कुल बिल्कुल गलत था, या गैर कानूनी था। और सजा हुई ही दिन उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। आज वो प्रभारी हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, वहां के प्रभारी हैं। प्रभारी का मतलब वो डिसाइड करेंगे स्ट्रैटेजी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं प्रभारी हूं पश्चिम बंगाल का, मैं जानता हूं संगठन में कोई संगठन में रह सकता है। वो क्या कर रहे हैं बीजेपी में, मुझे ये संगठन में रह सकता है। उनको किसी भी जिम्मेदार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आपने की? उनको सजा क्यों नहीं हुई? यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़े जाएं, सीधे जेल में जाओगे? आप क्या कर रहे हैं संदीप? वो आपकी रणनीति बना रहे हैं तमिलनाडु में। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए आप संदीप चौधरी कोई कुछ गलत करते हुए पकड़े गए और आपसे कंपनी ने कहा कि ठीक है भाई, आप कंपनी में इतने सालों से हैं, आपको हम आगे से एंकर नहीं बनाएंगे, आप जाइए डेस्क पे बैठिए और स्क्रिप्ट लिखिए। मुझे एक चीज बताइए, चलिए नहीं, मुझे ये बताइए, आपका कोई रिपोर्टर, हमारे यहां तो बाहर निकाल दिया जाएगा, ये तो कंफर्म्ड है। मैं आप क्योंकि एडिटर इन चीफ ऑफ पायनियर के, आपका एक रिपोर्टर 1 लाख रुपए की घूस देते हुए आपके सामने पकड़ा जाता है, आप उसे डेस्क पर बिठा देंगे रिपोर्टिंग से हटा के, या बाहर निकालेंगे? हम नहीं करेंगे, हम बाहर निकालेंगे, बिल्कुल हम बाहर निकालेंगे। पत्रकार का काम होता है इसका खुलासा करना, इसको छुपाना नहीं। संजय निरुपम साहब, देखिए मैंने अभी बीजेपी से बहुतेरे सवाल पूछे। मुझे ये बताइए कि जब भी आप लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो घूम फिर कर कि बीजेपी ऐसा कर रही है। यहां पर एक ईमानदार कोशिश, जो मैंने शुरू में शब्द इस्तेमाल किया था कि कोई कुछ भी करता रहे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, हम एक सपनों का भारत या सपनों का समाज बनाएंगे, उसकी बुनियाद रखने में हम आगे बढ़े। ये नहीं कि भाई वो दूसरा ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। ये क्यों होता है हमेशा? नहीं संदीप, हमने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार करे इसलिए हमको भ्रष्टाचार करने का अधिकार है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हमारे जिन जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगे, जांच से पहले हमने कार्रवाई की उनके खिलाफ। अशोक चौहान इसके उदाहरण है, सुरेश कलमाड़ी उसके उदाहरण है, जो भी हमारे पास था उनसे छीन लिया गया, राजा उसके उदाहरण है, और भी आगे अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो बाकायदे कार्रवाई की जाए। सिर्फ पद से इस्तीफे पर बात खत्म क्यों कर दी जाती है? आगे कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप संदीप आप बातों को बहुत एग्जेजरेट कर रहे हैं और कुछ अधूरी बात कर रहे हैं। सिर्फ पद से इस्तीफा की बात नहीं है, सीबीआई ने एफआईआर भी लॉन्च किया है, सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है, आगे कार्रवाई भी होगी, इसको भी जरा देखिए। देखिए, हमें अगर करप्शन हटाने का सही मायने में फोकस रहे तो सबसे पहले स्विस लॉज हैव चेंज्ड, और स्विस बैंक्स में हमारे 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, विच इज इक्विवेलेंट, जो हमारे देश का पूरा नेशनल इनकम के समान पैसा स्विस बैंक में हमारे लोगों का है। और जो सेकंड हाईएस्ट है वो जो देश है रशिया, वो हमसे इतने नीचे है कि सिर्फ $450 बिलियन है वहां पे। 70 लाख करोड़ रुपए की फिगर है वो, और माइंड बॉगलिंग फिगर। और ये पैसा हम वापस क्यों नहीं ला रहे? स्विस लॉज हैव चेंज, हम क्यों नहीं ला रहे हैं? हम क्यों नहीं ला रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं कि वो पैसा दुबई में ट्रांसफर हो जाए, जहां पे लॉज आर स्टिल स्ट्रिंजेंट, उसके बाद हम बोलेंगे खोलो अकाउंट।
ये हमारा तकनीक है। जर्मनी ने 16 नाम दिए हैं जी, जिनका अकाउंट्स थे लिechtenstein में। 26 दिया ना, 26 जी, हाँ, 20 20 प्रणब मुखर्जी ने कहा 18। अब मुझे तरह तरह के नहीं, नाम कोर्ट पर जाइए ना, कोर्ट ने कहा 26। इंडियन में Yes. इंडियन आई एम टॉकिंग इंडिविजुअल्स, दे हैव इंक्लूडेड कंपनीज आल्सो। 16 नाम ऐसे हैं जो राजनीति से संबंधित हैं। तो इन 16 नाम को खुलासा करने में इनको क्यों इतना संकोच हो रहा है? अरे इसीलिए संकोच हो रहा है। नहीं, मैं संजय निरुपम साहब से पूछ लेता हूं। संजय भाई जवाब देना चाहेंगे, संकोच क्या? जब नाम मिल गए तो नाम क्यों नहीं बता देते कि भैया ये हैं वो जिन्होंने जर्मनी में जाके पैसे जमा किए? और ये गलत है कि जर्मनी ने मना किया है। जर्मनी ने तो खुद चोरी से वो नाम लिया है। जी संजय भाई करके। जी, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके साफ साफ शब्दों में बताया कि डबल जो टैक्सेशन ट्रीटी, डबल अवॉइडिंग टैक्सेशन ट्रीटी होती है, जो एक टेक्निकल चीज है, उसके तहत सबके नाम तत्काल जाहिर नहीं किए जा सकते। उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद आगे का कदम उठाया जा सकता है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, चूंकि मीडिया में संदीप चौधरी बोल रहे हैं, चूंकि अब बीजेपी कह रही है, इसलिए सरकार को बोल देना चाहिए, सारे नाम जाहिर कर देना चाहिए। ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं। चैनल चल सकते हैं, अपोजिशन का काम हो सकता है, लेकिन सरकार को नियम कानून और जिनके साथ हमने समझौते किया, एग्रीमेंट किए, उन एग्रीमेंट का मान सम्मान रखते हुए ही आगे का कदम उठाना पड़ता है। डीपी त्रिपाठी साहब, सरकार एक जो भी नाम है वो सरकारें नाम जाहिर ऐसे ही होंगे चलती समय हैं क्या? नहीं, हमारी डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है, हमारे और समझौते हैं, मान लीजिए बैंकिंग के और इकोनॉमिक कॉवेनेंट्स हैं दूसरे देशों के साथ। लेकिन हम एक संप्रभु सरकार हैं, एक सॉवरेन कंट्री हैं। हम अपने कानूनों में तत्काल परिवर्तन कर सकते हैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और काला धन और चोरी के धन का पर्दाफाश करने के लिए। ये डबल टैक्सेशन वैसे है भी नहीं, ऐसी कोई बाध्यता है नहीं। नहीं, मेरा कहना दूसरा है। अगर है भी तो उसका परिवर्तन तो हमारी संसद कर देगी ना। अब वित्त मंत्री खुद कह रहे हैं कि जिस दिन सीबीआई कार्रवाई शुरू होगी, नाम अभी करिए ना, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। फिर ये कानून के आड़ में छुपा रहे हैं। ये नाम तो लिechtenstein के अकाउंट्स में थे, बिल्कुल, और इसका और जर्मनी के साथ डबल टैक्सेशन की कोई लेना देना नहीं है। जर्मनी ने पहले से ही कहा था, 2 साल लगे उनको जर्मनी से मंगवाने के लिए। इसमें तो अब और जो संप्रभुता की बात कर रहे हैं, हम स्विट्जरलैंड की भी बात करें, स्विस बैंक अकाउंट्स की बात करें डॉक्टर स्वामी, और दर्शकों को भी यह समझने की जरूरत है कि उनको लगता है वहां से कुछ आएगा ही नहीं या नाम के खुलासे नहीं होंगे। स्विट्जरलैंड, एक मिनट मैं थोड़ा नहीं, एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूं कुछ विशेष कारण से। देखिए, लोग सजेशन नहीं देते, मेरा एक सजेशन है, कोई कानून जिस पर किसी भी देश और कोई संधि काम नहीं कर सकती, वो कानून ये है कि जिन्होंने भारत के नियमों कानूनों का उल्लंघन करके विदेश में खाते खोले हैं और संपत्तियां खरीदी है, जिसको हमारी एजेंसी को बताया नहीं है, आज उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए एक अध्यादेश से, वो भारत की प्रॉपर्टी हो गई, कोई कानून और उसके अलावा मैं यहां पर डॉक्टर स्वामी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, स्विट्जरलैंड बाकायदा सारी जानकारियां वो इंग्लैंड को दे रहा है, वो अमेरिका को दे रहा है, तमाम देशों को हमें देने में एक मिनट में वही हम पूरा जोर क्यों नहीं लगाते, या हम चाहते ही नहीं, नाम आएंगे, अ कैन ऑफ वर्म्स विल ओपन अप। उनका एम्बेसडर यहां स्विट्जरलैंड ने कहा कि भारत सरकार ने कभी मांगा ही नहीं। हम मांगने को क्यों तैयार नहीं? क्योंकि मेरा पिटारा खुल जाएगा, सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। इंतजार कर रहे हैं, पैसा कब तक दुबई में शिफ्ट करेंगे? जी डॉक्टर स्वामी मुझसे बेहतर जानते हैं, मांगेंगे तो बोफोर्स के खाते भी खुल जाएंगे, और बोफोर्स में किस किसने पैसा स्विस बैंक में रखा था, और टीवीओ क्वात्रोजी का कितना पैसा था, एई सर्विसेज का कितना पैसा था, ये सब खुल के सामने आ जाएगा। इसीलिए ये नहीं चाहते कि ये खाते खुले। हसन अली के $8 बिलियन इन्होंने उसको खाली करने के लिए खत्म, अब वहां पर है ही नहीं, पैसे ही नहीं निकले, निकल दिया। 2007 संजय निरुपम साहब, क्या स्विस बैंक से, स्विस अथॉरिटीज से हमें सीधा मांगना चाहिए? क्योंकि हम मांगने को तैयार नहीं, हम मांगने को क्यों तैयार नहीं कि बताइए कितने भारतीयों के आपके पास खाते हैं और उन खातों में कितना पैसा है, क्यों नहीं मांगते हम ये बात? लेकिन मैं इतना जानता हूं, इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं, इतना मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि भारत सरकार ने स्विस सरकार के साथ इस संदर्भ में संपर्क स्थापित किया है, और स्विस शासन के साथ स्विस सरकार के साथ स्विस खातों में जो भी भारतीय लोगों के पैसे हैं, उन पैसे की पूरी डिटेल हासिल की जाए और उसका नाम जाहिर किया जाए और पैसे अपने हाथ में लिए जाए। इस दिशा में प्रक्रिया शुरू हो गई और सरकार की तरफ से ऐसा वादा भी किया गया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये बातें कही गई है, यानी इस दिशा में हम पीछे नहीं हट रहे हैं, इस दिशा। लेकिन मेरा कहना यह है कि 24 घंटे में सब नहीं हो सकता।
आपको जितनी जल्दीबाजी, उस जल्दीबाजी को सिर्फ संतुष्ट करने के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसकी कानूनी प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है। नहीं, पर आप ये बात अप्रिशिएट करेंगे संजय निरुपम साहब, देखिए हमारा काम आप पर दबाव बनाना है, सरकार पर दबाव बनाना है, और आप कुछ भी कहते रहिए और आप थोड़ा बुरा भी मानते रहिए, मुस्कुराते भी रहते हैं आप, वैसे मैं आपसे कम मुस्कुराता हूं, लेकिन हम दबाव जरूर बनाते रहेंगे, क्योंकि दबाव जब तक नहीं बनेगा तब तक ये देश सही मायने में सुपर पावर नहीं बनेगा। ये हमारा काम है, हम करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं कहने में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जनता के सवाल। आप देख रहे हैं मुद्दा अंतिम पड़ाव पर हैं, बात हो रही है भ्रष्टाचार की, अब कुछ जनता के सवाल। जी, आप पूछना चाहते हैं? My question is this: how this corruption going on will affect our coming generation? आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ता है इसका? आपको पता है कि ये तो कल तक स्कूल टीचर था, और मैं बहुत से राजनेताओं की बात कर रहा हूं, और उसके बाद वो राजनीति में आते हैं और उनके आलीशान बंगले, मकान, गाड़ियां। आज भी इस देश में, और ये मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, किसी से बहस करने को तैयार हूं, सारे करप्शन डीजेनरेशन के बावजूद आज भी पॉलिटिकल क्लास में प्रतिशत के अनुसार आपको ज्यादा ईमानदार आदमी मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी में नहीं मिलेंगे। ब्यूरोक्रेसी में प्रोटेक्टेड, क्या बात आप कर रहे हैं? उत्तर मैं आपसे कह रहा हूं, और क्या इस देश में आप संस्थाओं से तुलना कीजिए ना। आपको मैं उत्तर प्रदेश और बिहार, जिसमें करप्शन की बहुत चर्चा होती है, मैं आपको ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम गिना सकता हूं अभी जिनके पास दिल्ली क्या लखनऊ में मकान नहीं है, लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी आप बता दीजिए रिटायर्ड यूपी और बिहार का, जिसके पास आलीशान मकान गिनवाइए दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के मैं जानना चाहता हूं कि जिनके मकान नहीं है। मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार, बुद्धदेव भट्टाचार्य, अच्युतानंदन, कितने मुख्यमंत्रियों के नाम हुए? 28 में से 3। हाँ, तीन चीफ सेक्रेटरी का नाम बता दीजिए जरा आप। नहीं, बताइए ना, एक चीफ सेक्रेटरी का नाम बताइए। संजय, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। क्या समुद्र मंथन का वक्त आ गया है? उसमें जहर निकलेगा, विष निकलेगा, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। अभी जो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के बीच तुलना कर रहे थे, सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, पूरी जुडिशियरी में करप्शन है, आपके पत्रकारिता क्षेत्र में करप्शन है। कौन सा पत्रकार किसके पेरोल पे जी रहा है, उसकी पूरी लिस्ट है। जिस दिन लिस्ट रिलीज हो जाएगी, आप कहेंगे देखो मीडिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी या उसकी सरकार। नहीं, हम नहीं कहेंगे। मैं एक और मुद्दा करूंगा, आपको गारंटी दे रहा हूं। आज समय आ गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के इसमें आत्ममंथन करते हुए एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। क्या कानून की जरूरत है, एक अच्छे आचरण की जरूरत है, या एक पूरे सामाजिक बदलाव की जरूरत है? इस दिशा में काम होना चाहिए। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और ये हम सब देशवासियों को भी सोचना होगा। मेरे खास मेहमानों ने कम से कम डीपी त्रिपाठी साहब जी 2 वाक्य कहना इस समुद्र मंथन पर। हिंदी की एक कविता की 2 पंक्तियां, सबको 2 बूंद अमृत की मिलती रहे, हमने सारा जन्म सिंधु मंथन किया। सबको 2 बूंद अमृत की मिलती रहे, हमने सारा जन्म सिंधु मंथन किया। जो किनारे रहे वारुणी पा गए, हमको विष मिल गया आचमन के लिए। तो ऐसा ना हो, कम से कम ऐसा ना हो, और इसके लिए आपको, हम सबको दबाव बनाते रहना पड़ेगा कर्तव्यधारिताओं पर, और अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। ये नहीं दूसरे का भ्रष्टाचार और अपना भ्रष्टाचार, ये तो हमारी मजबूरी है, सहूलियत के लिए मुझे करना पड़ता है, स्पीड मनी देनी पड़ती है। हमारा भी आचरण वैसा हो, पाक साफ हो, तो दूसरे साफ हो पाएंगे, ये देश सुपर पावर बन पाएगा। आज इतना ही, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।